नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अगर आप सोशल मीडिया पे इस वक्त जाएंगे तो आपको एक नया कैंपेन नज़र आएगा। वो कैंपेन है एक दूसरे कैंपेन के खिलाफ। फैब इंडिया जो जाना माना कपड़ों का ब्रांड है, वो दूसरे बिजनेसेस में भी आ गया है, बड़ी कंपनी है और एक तरह से मेक इन इंडिया का एक बड़ा एग्जाम्पल है कि भारत की ही एक कंपनी किस तरह से पिछले कुछ सालों में ग्रो कर रही है। मैं खुद फैब इंडिया के बहुत सारे कपड़े पहनती हूँ। मैं जानती हूँ हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद है, खासकर जिन लोगों को हैंडलूम जिनको पसंद है वो ज़रूर फैब इंडिया को भी जानते हैं। और बहुत सारे जो हमारे कारीगर हैं और जो हैंडलूम बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी मदद करता है फैब इंडिया। लेकिन उसने एक नया कैंपेन शुरू किया, दिवाली आने वाली है, इसके मद्देनज़र उन्होंने कहा कि जश्न रिवाज के नाम से, और उसमें अपनी मॉडल्स को उन्होंने कपड़े पहनते हुए दिखाया। अब ये उसके खिलाफ एक नया कैंपेन शुरू हो गया सोशल मीडिया पर, जो भगवा हमारा पूरा समूह है जिसमें भाजपा, आरएसएस, इसके अलावा उनकी जो पूरा ये भगवा परिवार है, उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया और इस हद तक मजबूर कर दिया कि फैब इंडिया को ये अपना कैंपेन वापस लेना पड़ा। ये इनका जो एक तरह से तरीका था ग्राहकों को लाने का या दिवाली मनाने का, उन्होंने वापस ले लिया। ठीक आपको याद होगा तनिष्क ने भी इसी तरह से किया था। जब एक हिंदू बहू को मुस्लिम परिवार में दिखाया गया था, उस एड को भी वापस लेना पड़ा था। लेकिन आज हमारा बहस का मुद्दा ये नहीं है। बहस का मुद्दा आज ये है कि इन तमाम जो ये कैंपेन्स, जो हेट कैंपेन्स चल रहे हैं लगातार द वायर पर, आप इससे जुड़े कार्यक्रम देखते रहते हैं कि कैसे एक तरह का एक जो कल्चरल और या सांस्कृतिक जो फासीवाद है उसकी एक पूरी जो भूमिका तैयार की जा रही है कि एक समुदाय को निशाना बनाकर बार बार ये कहने की कोशिश होती है कि हमें मुग़ल रूल नहीं चाहिए, हमें मुग़लों से जुड़ा कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए। इस कैंपेन में भी ये कहा जा रहा है कि हमारे फेस्टिवल को बदनाम किया जा रहा है, उसको अपमानित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे जो दलील है उसकी जड़ में एक चीज़ है, वो ये कि मुस्लिम समुदाय की आबादी इतनी बढ़ रही है या इतनी बढ़ जाएगी एक दिन कि वो हिंदू आबादी को टेक ओवर कर लेगी और वो उससे ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे हेट का जो आर्ग्यूमेंट है, हर किसी हेट कैंपेन का आर्ग्यूमेंट, चाहे वो ड्राइंग रूम्स में हो, सड़कों पर हो, चाहे वो लिंचिंग हो या फिर ये पूरी जो हम देख रहे हैं धार्मिक राष्ट्रवाद की ये पूरी राजनीति है, ये तमाम चीज़ें इसी आर्ग्यूमेंट के तहत हैं। और इसी के मद्देनज़र एक और बयान अभी 2-3 दिन पहले विजयदशमी के मौके पर आया। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का बयान था जिसमें उन्होंने फिर से मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर, मुस्लिम आबादी को लेकर फिर से एक नया राग छेड़ दिया। उन्होंने 2011 का सेंसस का एग्जाम्पल देते हुए, उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 1951 से 2001 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर के कारण देश की जनसंख्या में, उनका ये कहना था कि जो बाहर भारत में जो पैदा हुए हैं मजहब और इसके अलावा बाहर से जो आए हुए हैं, इस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया कि अनुपात जो है हिंदू आबादी का 88% से घटकर 83.8% हो गया है। मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 9.8% से बढ़कर 14.23% हो गया है। इससे पहले भी वो तमाम तरह के इस तरह के बयान देते रहे हैं। जैसे उन्होंने ये कहा कि ये समझना ज़रूरी है, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत में इस्लाम आक्रमणकारियों के, यानी जो इन्वेडर्स थे, उनके ज़रिए आया है और इसीलिए कहा जाना, इसको इसी तरीके से समझा जाना ज़रूरी है, ये उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि मुस्लिम समाज के जो समझदार नेता हैं उन्हें कट्टरपंथ का विरोध करना पड़ेगा। अब भी कट्टरपंथ के विरोध की जो जिम्मेदारी है उन्होंने मुस्लिम नेताओं को दे दी है। तो ये जो तमाम भगवा परिवार का पूरा प्रोजेक्ट है कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, हिंदू आबादी कम हो रही है, जो बहुसंख्यक समुदाय है उसके अंदर एक तरह की असुरक्षा की भावना पैदा करना, एक परसिक्यूशन मेंटालिटी पैदा करना, एक इस तरह की जहनियत, इस तरह की मानसिकता जो कि सच पर आधारित नहीं है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बेहद बेहतरीन, और मैं कहूँगी इससे बेहतर कोई मेहमान मेरे सामने नहीं हो सकते थे। मेरे साथ भारत के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस.वाई. कुरैशी, डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने अभी ताज़ा तरीन कुछ ही महीनों पहले किताब लिखी है। उस किताब का नाम है द पॉपुलेशन मिथ। एस.वाई. कुरैशी साहब की ये किताब कई दशकों का जो डेटा इकट्ठा करके उन्होंने ये किताब लिखी है और इस किताब में तमाम तरह की वो चीज़ें हैं जो आप पढ़ना चाहेंगे। द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। और मैं देख रही थी कि जो उन्होंने चैप्टर्स का खासकर जिक्र किया है वो तमाम वो चीज़ें हैं जो आज बहस के केंद्र में हैं। एस.वाई. कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। उन्होंने इंडिया की जो फैमिली प्लानिंग की जो स्टोरी है उसके बारे में जिक्र किया है। अगला चैप्टर उनका कहता है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फैमिली प्लानिंग। कौन ये तय करता है कि फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन की जो जिम्मेदारी है किसको मिलती है, कौन फैसला करने का जो अधिकार है, जो ताकत है वो किसके पास है। इसके अलावा भारत में सिर्फ मुसलमानों के बीच जो फैमिली प्लानिंग है, परिवार नियोजन है, उसको लेकर इन्होंने अलग चैप्टर लिखा है। और दिलचस्प बात यह है कि
चूंकि इसको एक धर्म पर आधारित बात बताई जाती है कि ये जो कमी है ये मज़हब की है, इसलिए मज़हब के मानने वाले लोगों की कमी है। तो उन्होंने बाकायदा एक चैप्टर अलग से लिख दिया है कि किस तरह से जो अलग जो इस्लामिक नेशंस हैं उनकी पॉपुलेशन की पॉलिसीज़ क्या हैं, क्योंकि जाहिर है किताब तो एक ही है, धार्मिक किताब, जिसको भारत के मुसलमान भी फॉलो करते हैं और दुनिया भर के मुसलमान भी फॉलो करते हैं। सबसे पहले एसवाई कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बेहतरीन किताब है, जो भी लोग भारत की राजनीति को, सिर्फ नंबर्स को नहीं बल्कि राजनीति को भी समझना चाहते हैं और ख़ासकर जो रिलीजियस नेशनलिज्म की जो राजनीति है, उन्हें इस किताब को पढ़ना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि जो हिंदू आबादी है वो 88 से घटकर 83.8% हो गई है और मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, अगर इसको नंबर्स के हिसाब से देखें तो ये ठीक बात है? जी, आपने ठीक कहा। भागवत जी ने जो कहा कि ये डेमोग्राफिक बैलेंस गड़बड़ हो रहा है, ये तो उन्होंने नई बात नहीं कही। ये तो 30-40 साल से एक राइट विंग कह ही रहा है और इस रिपीटेशन से कह रहा है कि जनरल लोगों के माइंड में ये चीज घर कर चुकी है कि अगर मुसलमान किसी हिंदू घर में 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के 8 या 10 होते हैं। और ये इस हद तक है कि मुझे भी इस बात का यकीन हो गया था और मैं समझता हूँ आप के जानने वालों में भी कितने लोग होंगे तो ये ध्यान देंगे। लेकिन जब मैंने ये 25 साल पहले सबसे पहले इत्तेफाक एक्सीडेंटली एक पेपर लिखा था, उसमें मैंने जो डिस्कवर किया कि ये पाया कि एक्चुअली हिंदू और मुसलमान के बीच में पॉपुलेशन का गैप कभी भी एक बच्चे से ज्यादा का नहीं था, प्रिसाइजली 1.1 का गैप था, न कि 8 या 10 बच्चों का गैप था जो इंप्रेशन किया जाता है। अच्छा, ये फैक्ट है कि 9.8 से बढ़ के 14.2 यानी 4.4 मुसलमानों की परसेंटेज पिछले 60 साल में, पिछले 60 का मतलब ये 2011 के सेंसस तक जो आखिरी सेंसस है, और हिंदू के प्रोपोर्शन 84 से घट के 79.8 और ये जो 4.2 उनका घटा, ये सारे कम्युनिटीज में बढ़ गया, मेनली मुसलमानों में, ये माना। लेकिन एक चीज जो भुला दी जाती है जानबूझकर कि अगर मुसलमानों में ये माना कि मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग सबसे कम है, इसका मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के जिम्मेदार वही है, तो मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग सबसे कम है 45%। लेकिन नंबर 2 पे कौन है? हिंदू, 54%। तो अगर मुसलमान आबादी बढ़ा रहे हैं तो हिंदू भी आबादी बढ़ा रहे हैं, और चूंकि उनका बेस नंबर ज्यादा है वो बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। और मैंने इसमें एक ग्राफ भी दिया है कि अगर 1951 में जब सबसे पहले सेंसस हुआ था कि अगर मुसलमानों के मुकाबले में 30 करोड़ हिंदू ज्यादा थे, आज 80 करोड़ हिंदू ज्यादा है। नहीं, मैं आती हूँ, एक सेकेंड कुरैशी साहब, मैं इस पर ज़रूर आऊँगी। जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल है, खासकर मैं ये देख रही थी NFHS का जो सर्वे है, और कई बार इस बात को फ्लैग भी किया जाता है कि चूँकि मजहबी वजहों की वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल, जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं या गर्भ निरोधन के जो और दूसरे साधन हैं, उसे अपनाने से झिझकते हैं मुसलमान। मैं उस पर ज़रूर आऊँगी आपसे, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो नंबर है जो हमें बताता है 51 से और 2011 के बीच का, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? इसमें क्या ट्विस्ट है जो आप हमें समझाना चाहते हैं? नहीं, ये तो सेंसस की फिगर्स हैं, सेंसस फिगर्स हैं। ये किसी ने कोई झूठ बोला, बार बार बोला, उसको किसी ने काउंटर ही नहीं किया, विद द रिजल्ट के लोगों के दिमाग में ये चीज घर करती चली गई। मुझे इत्तेफाक से मौका मिला कि मैं जरा देखूं तो सही, जो इंप्रेशन मुझे भी हो गया था कि मैं देखूं तो सही एग्जैक्टली फैक्ट क्या है। तो फैक्ट ये तो जरूर पाया कि मुसलमानों के जो बर्थ रेट है वो हाईएस्ट है, टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो एक औरत अपनी पूरी लाइफ टाइम में उसके होंगे, उसको TFR कहते हैं। तो TFR मुसलमानों का हाईएस्ट है, लेकिन सेकेंड हाईएस्ट हिंदुओं का है। और हिंदू का बेस चूंकि 80% है, उन 80% लोगों का TFR, और अब सिर्फ उस TFR में हाफ अ पॉइंट का फर्क है, 0.48 का फर्क है। तो यही वजह है कि हिंदू जो 30 करोड़ ज्यादा थे 1951 में, अब 80 करोड़ ज्यादा है। तो खतरा कहां से पैदा हो रहा है? उनकी तो गिनती बढ़ती चली जा रही है। और बल्कि मैंने इस पे एक मैथमेटिकल मॉडल बनवाया, प्रोफेसर दिनेश सिंह और प्रोफेसर अजय कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो दिनेश सिंह वाइस चांसलर थे। मैंने कहा कि अब मैं आपको डेटा भेजता हूँ अपने 70 साल का, आप मैथमेटिकल मॉडल देख के मैंने बताइए कि कितनी जल्दी मुसलमानों का राज हो जाएगा जैसे ये लोग कह रहे हैं। तो उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल भेजा जो किताब में एंड में पूरा एनेक्चर के बतौर दिया है। उन्होंने कहा भाईजान भूल जाइए, नॉट इवन फॉर 1000 years, नेवर
सवाल ही नहीं पैदा होता। और उन्होंने जो ग्राफ दिया, आप ये देखेंगे कि मुसलमान की रेशो यूं जा रही है तो हिंदुओं की यूं जा रही है, और 2101 तक का उन्होंने सारा ग्राफ बना के भेज दिया। ये मैं आपको भेज दूंगा, आप इसमें शो में डाल दीजिएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि 1000 साल में भी ऐसा नहीं हो सकता कि मुसलमानों की जो आबादी है वो हिंदुओं की आबादी से ज़्यादा बढ़ जाए और देश जो है एक और मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, क्योंकि अब तो आर्ग्यूमेंट यही व्हाट्सएप के ऊपर आप देखते हैं तमाम तरह के यही फॉरवर्ड्स होते हैं, सोशल मीडिया पे भी बहस का यही केंद्र है और आर्ग्यूमेंट यही है कि देखिए आबादी रोकना ज़रूरी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ज़रूरी है, पॉपुलेशन को लेकर कानून लाना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में तो ले ही आए। इसके अलावा इसको लेकर जो एक पूरा, यानी कि खुद प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कह दिया था कि जो छोटा परिवार जिसका होगा वो बड़ा देश प्रेमी होगा। यानी कहीं ना कहीं जो, फिर मैं वही कहूँगी कि राष्ट्रवाद को जो आबादी के से जोड़ने की जो एक कोशिश है वो मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख से लेके प्रधानमंत्री तक सबकी यही कोशिश होती है। तो ये आप बता रहे थे कि 30 करोड़ से 80 करोड़ हो गए, लेकिन मुस्लिम आबादी इस अनुपात में कितनी बढ़ी? 1951 में कितनी थी और अब कितनी हुई 2011 में? तो 1951 में जो आबादी थी, मैं आपको उसकी एग्जैक्ट फिगर अभी तो एक मिनट में बताता हूँ कि वो थी उस पर 9.8%, 9.8% थी और अब बढ़ के 14.2 हो गई है। यानी 60 साल के अरसे में 4.4 परसेंटेज पॉइंट आबादी बढ़ी जी। 60 साल में अगर 4 परसेंटेज पॉइंट बढ़ी तो 51% बनने के लिए इसको 600 साल चाहिए। अगर कुछ और चेंज ना हो, जो जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वही चलता रहे, तो 600 साल में 51% मुसलमान होते हैं। लेकिन चूंकि मुसलमान बहुत तेजी से फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं, हिंदुओं से ज्यादा तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में जो गैप था 1.1 का वो घट के 0.48 पे आ गया। तो इसलिए ये गैप तो एक्चुअली घट रहा है और यही मैथमेटिकल मॉडल। तो 1.1 से अगर इसको सादा जबान में समझा जाए तो 1.1 का किस तरह से समझेंगे कि अगर किसी के 6 बच्चे हैं अगर हिंदू परिवार में, तो मुस्लिम परिवार में 7 बच्चे हैं? 7 बच्चे, एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ। यही बात मैंने कही थी कि एक्चुअली गैप वाज नेवर मोर देन 1 चाइल्ड, 1.1। अब वो भी घट के आधे से कम रह गया, 0.48 रह गया, और भी तेजी से ना। इसमें जो आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही कि प्रधानमंत्री जी ने इसको पेट्रियटिज्म से जोड़ा, तो वो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, पेट्रियटिज्म से जोड़ा। तो सबसे ज्यादा पेट्रियट कौन है हिंदुस्तान के? माफ कीजिएगा, हिंदू नहीं है, सिख है। उनका 80% है फैमिली प्लानिंग, उनका 80% है, जबकि हिंदुओं का 54% है। मैं वही अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि एनएफएचएस का जो ये डेटा है मेरे सामने, ये बता रहा है कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल को अगर देखा जाए तो उसमें इस तरह से है कि सबसे कम तो मुस्लिम आबादी का है, यानी करीब 45%, हिंदू आबादी 54% है और सिखों की आबादी 74% है। तो आप इस तरह से देखिए कि मुस्लिम और क्रिश्चियन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन हिंदू आबादी सिर्फ 54% है, 10% का भी फ़र्क नहीं है, और सबसे ज़्यादा पेट्रियाटिक, सबसे ज़्यादा देश प्रेमी सिख हो गए। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कुरैशी साहब। अल्फा ये करेक्ट कर दो कि ये परसेंटेज ऑफ आबादी नहीं है, एक्सेप्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग। कितने परसेंट आबादी फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट कर चुकी है और पेट्रियट बन गई है, पेट्रियट हो गई है। तो 79 पॉइंट समथिंग 80% सिखों ने फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर ली, तो सबसे ज्यादा पेट्रियट हैं। लेकिन इनको भागवत जी के वो लोग उनको आज खालिस्तानी, द ड्रॉप ऑफ अ हैट, उनको खालिस्तानी बोल देते हैं। तो इसलिए ये इस किस्म की जो बेहुदा बातें हो रही हैं, इसको का एक क्लोजर होना चाहिए। लेकिन इस बात को तो मानना पड़ेगा कुरैशी साहब कि जिस तरह से जो खासकर परिवार नियोजन को लेकर जो झिझक है मुस्लिम समुदाय में, उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि ये मज़हब के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, जो बच्चे हैं, औलाद है, वो तो खुदा की नेमत है, खुदा की देन है, उसको रोकना तो गुनाह होगा। देखिए, ये माना कि थोड़े कुछ मुसलमानों में अभी भी ये फीलिंग है कि इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद जिस रफ्तार से वो फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, ये रिमार्केबल है। 20% पॉपुलेशन, जबकि मैंने इसमें पूरा एक चैप्टर है कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग के खिलाफ नहीं है, बल्कि कुरान शरीफ की एक आयत जो मेरे लिहाज से क्लिंचिंग है, जिसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि नौजवानों को एड्रेस कर रहा है कि जब तुम इस काबिल हो जाओ, जब तुम्हारे पास साधन हो कि शादी करके फैमिली रेस कर सको, तो तुम शादी जरूर करना, क्योंकि शादी से तुम दूसरे लोगों की औरतों की तरफ देखने से रुक जाओगे।
तो इस पे एक शख्स प्रॉफिट के पास गया, जो विच इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ शरिया, तो ये समझने के लिए उनसे पूछने कि ये पूरा अल्लाह ने तो ये कह दिया कि जब इस लायक हो जाओ तो शादी करना, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी सेक्सुअल डिजायर तो है, मैं क्या करूं? तो प्रॉफिट ने उस आयत को रिपीट किया और उन्होंने कहा कि जब तक तुमको अल्लाह वो साधन नहीं देता जब तक तुम रोजा रखना, क्योंकि रोजे से सेक्सुअल डिजायर सप्रेस होती हैं, यानी कि अपने को पाक दामन तो रखना ही रखना है, और लेकिन शादी को जब भी करना जब इस लायक हो जाओ। फिर तीसरी एक हदीस है जो मैं समझता हूँ क्लिंच करती है इस्लाम के फैमिली प्लानिंग के फेवर में होने की बात को। एक शख्स प्रॉफिट के पास गया कि मेरे कई बच्चे हैं और अब मैं अजल करना चाहता, अजल कोइटस इंटरप्टस, ये विड्रॉल मेथड समझिए वो होता था उस जमाने में, कि मैं वो करना चाहता हूँ कि मुझे और बच्चे नहीं चाहिए। लेकिन एक यहूदी कहता है कि वो तो माइनर इन्फेंटिसाइड है, वो तो कत्ल है छोटे बच्चे का। तो उस पर हुजूर ने फरमाया कि नहीं, जू ने गलत कहा, जू ने गलत कहा, यानी तुम अगर विड्रॉल मेथड यूज करना चाहते हो तो फील फ्री टू डू सो। तो इस्लाम तो 1400 साल पहले जब पॉपुलेशन का कोई दबाव नहीं था उस वक्त फैमिली प्लानिंग की बात कर रहा है। भागवत जी ये बात क्यों नहीं कहते कि मुसलमानों को तालीम दो, अच्छी से अच्छी तालीम दो, इनके इलाकों में स्कूल खोलो, ये क्यों नहीं कहते? भागवत जी ये क्यों नहीं कहते कि इनकी आमदनी बढ़ाने के साधन करो? बल्कि उनके जो फॉलोअर्स ये कहते हैं कि जी इनसे बिजनेस भी न करो, इनसे सब्जी न खरीदो, इनसे ये न खरीदो, इन्हें इकोनॉमिक बॉयकॉट करो, उसको भागवत जी उनको डांट क्यों नहीं लगाते हैं? तीसरी चीज के मुस्लिम एरिया में उसको मिनी पाकिस्तान कहना बड़ा कॉमन है, हजारों बार हमने सुना है, आपने भी सुना होगा। उस इलाके में डॉक्टर और नर्सेज और ये फैसिलिटीज जाती नहीं है, वहां भी नर्स ये फैसिलिटीज भिजवा दें। आप देखिए सबसे ज्यादा अनमेट नीड एक कॉन्सेप्ट है कि मैं फैमिली प्लानिंग करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास साधन नहीं हो पा रहा है, तो वो साधन मुझे मिल जाए तो मैं आज कर लूं। सबसे ज्यादा अनमेट नीड अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मुसलमानों के 16% मुसलमान इच्छुक बैठे हुए हैं कि आज हमको फैसिलिटी मिले और हम कल से फैमिली प्लानिंग करें। तो आप बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं चाहती हूँ कि दो तरह के लोग ज़रूर आपकी बात को सुने। एक तो वो कंजर्वेटिव लोग जो ये समझते हैं कि कुरान या मजहब उन्हें फैमिली प्लानिंग से रोकता है, वो ज़रूर इस बात को सुने। आपने बाकायदा कुरान का रेफरेंस देख के बताया है और इस किताब में भी बाकायदा इस बात को लिखा है। मैं देख रही थी इसमें आयतें भी लिखी हुई हैं कुरान की जो इस बात को रेफ़र करती हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वो लोग जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, बढ़ चढ़ कर जो मुसलमानों की इकोनॉमिक बॉयकॉट का भी मैं देखती हूँ अक्सर जिक्र होता है और इस तरह के कैंपेन्स चलाए जाते हैं। अगर आप असली देशभक्त हैं तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि ज़्यादा तादाद में मुसलमान पढ़ें, उनके पास शिक्षा जाए, विकास जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन तक शिक्षा जानी चाहिए। आप ये देखिए कि 100 में से 1 मुस्लिम महिला ग्रेजुएट है। यहाँ इसफा कुरैशी साहब साफ साफ ये कह रहे हैं कि अगर शिक्षा ऊपर जाती है बच्चों की तादाद कम होती है, क्योंकि आखिरकार जो पूरी प्लानिंग की जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं बाय डिफ़ॉल्ट वो महिला के ऊपर ही हो जाती है। कम अगर उसकी एजुकेशन होगी, जल्दी उसकी शादी होगी, क्योंकि इसफा कुरैशी साहब ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि जो मैरिजेबल जो एज है, मैरिज की जो एज है, उस पर भी काफ़ी हद तक की बात निर्भर करती है कि अगर आप जल्दी शादी हो जाती है, आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं है या आपके पास नौकरी नहीं है, जितनी भी नौकरी पेशा, चाहे वो मुस्लिम महिला हो या हिंदू महिला हो, दोनों का अगर सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल स्टेटस को अगर हम कंपेयर करें तो ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रही है मुस्लिम महिला या उस परिवार में ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं। तो सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि डेटा से, आंकड़ों से उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया है, इस आर्ग्यूमेंट को, कि अगर एजुकेशन ऊपर जाएगी तो बच्चों की तादाद कम होगी, परिवार छोटा होगा, और नरेंद्र मोदी जी के मुताबिक अगर परिवार छोटा होगा तो देश प्रेमी बड़ा होगा, बड़े देश प्रेमी होंगे। लेकिन अब मैं आपसे एक और सवाल अगला पूछना चाहती हूँ, जो भी इसी पॉपुलेशन के केंद्र में है, वो है जैसे कि लव जिहाद वाला मुद्दा भी यही होता है कि आप हिंदू महिलाओं को मुसलमान बना रहे हैं और उसके ये भी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो एक से ज़्यादा शादियां, विवाह को लेकर जो पूरा आर्ग्यूमेंट है कि 4 बीवियां और 25 बच्चे, ये भी आपको याद होगा, ये तो बहुत मशहूर किसी का ये स्टेटमेंट है, 4 बीवियां 25 बच्चे, मोदी जी का। जी हाँ, बिल्कुल मैं वही कहना चाह रही थी। तो इसमें दम है आर्ग्यूमेंट में, नहीं कि 4 शादियां होती हैं, इसमें दम आ जाएगा। मैं मोदी जी से अपील करता हूँ कि 138 करोड़ आबादी में मुझको एक मुसलमान जिसकी 4 बीवियां और 25 बच्चे जो उनका डिस्क्रिप्शन है उस पर फिट होता, मुझको एक दिखा दे। मैंने तो अपने 74 साल की जिंदगी में एक नहीं देखा, 2 बीवियों वाला भी नहीं देखा। 2 बीवी वाला मुसलमान, 2 बीवी वाले हिंदू तो देखे,
2 बीवी वाले मुसलमान मैंने तो नहीं देखे। इन्होंने कहाँ से देख लिए, हम 5 हमारे 25। और दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, जो अब्सर्डिटी है कि हिंदुस्तान में पॉलीगेमी पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। वो मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि हिंदुस्तान की जेंडर रेशियो एडवर्स है अगेंस्ट वुमेन, यानी 1000 वुमेन के मुकाबले में 940 औरतें थी 2011 के सेंसस में। 1000 मर्दों के ऊपर 922 औरतें, 1000 मर्दों पे 922 औरतें। तो दूसरी बीवी से मैं शादी करने निकलूं, दूसरी बीवी है किधर? 80 लोगों को तो पहली भी नहीं मिली, तो दूसरी तीसरी चौथी आएगी कहां से? कि हम 4 हमारे 40, हम 5 हमारे 25। जो बार बार ये लोग कह रहे हैं, ये अनपढ़ता की बात कर रहे हैं, ये जानबूझ के मिसचिफ कर रहे हैं। इसका जवाब उनसे मांगना चाहिए हमें। लेकिन इसका मतलब ये हो सकता है कि बहुत बड़ी तादाद में पुरुष जो हैं वो अविवाहित हों, वो अनमैरिड हों, इसलिए एक व्यक्ति को 4 बीवियां मिल रही हैं और बाकी जो है बहुत सारे कुंवारे हैं। लेकिन चलिए, ये तो मजाक की बात रही। नहीं, उसकी भी स्टडी हुई है, भारत सरकार की स्टडी हुई है कि सबसे कम पॉलीगमी हिंदुस्तान में मुसलमानों में है। सभी कौमों में थोड़ी बहुत पॉलीगमी है, 5.7%। ये 1975 की भारत सरकार की स्टडी थी, उसमें था कि सबसे कम पॉलीगमी मुसलमानों में थी। दूसरी चीज जो आपने कहा कि ठीक है, अगर किसी ने पॉलीगमी कर ली, परिवार नियोजन के लिए बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि स्टडीज ने ये दिखाया कि सिर्फ ओनली वाइफ से अगर 5 बच्चे होते हैं तो दूसरी वाइफ से वो 1.5 रह जाते हैं। अच्छा। तो अगर 4 औरतें 4 घरों में जाएंगी तो 5-5 बच्चे, 20 बच्चे पैदा करेंगी। और 4 औरतें अगर एक घर में जाएंगी तो एक के 5 और दूसरे के 1-1, तो 5 या 6-7 रहेंगी। तो ये भी स्टडीज है, पढ़े तो कोई ना। जी हाँ, लेकिन इसके अलावा लेकिन समझ में बात ये नहीं आ रही कि आपकी दलील तो दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखिए कि मुस्लिम मजहब के अलावा जो 4 शादियों की जो इजाज़त है कानूनी तौर पर, वो तो किसी और मजहब को नहीं है। तो वो आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो ज़्यादा एक से ज़्यादा शादियां कर रहे हैं? किस कानून के अंडर वो रजिस्टर कर रहे हैं शादियों को? नहीं, वो तो 1975 की स्टडी है ये। और ये हिंदू मैरिज एक्ट जब तक आ चुका था, उसके बावजूद उसने पाया कि ट्राइबल कम्युनिटीज में 15%, उसके बाद बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन, एवरीवन, एंड हिंदूज 5.8, मुस्लिम 5.7, द मिनिमम। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि हो सकता है ये एक अकेली स्टडी नहीं है, करते हो भारत सरकार की स्टडी थी। मैंने 3 डिफरेंट सेंसस 1931, 41 और 51 के सेंसस में देखा, बिल्कुल वही ट्रेंड थी। तो अच्छा, इसमें मुसलमानों के लिए एक मैसेज है कि अगर, अरे भाई, तुम अगर पॉलीगेमी करते नहीं हो तो इसके लिए लड़ने मरने को तैयार क्यों हो जाते हो? आप खुद डिमांड करो, मैं डिमांड करता हूँ, तो इसको बैन कर देना चाहिए। जब आप करते ही नहीं तो इसको बैन होने में तो क्या रुकावट है? बैन मांग लेना चाहिए। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एसवाई कुरैशी साहब इस तमाम मुद्दों पर रोशनी डालने के लिए। तो 2-3 बातें जो मुझे समझ में आई इस पूरे इंटरव्यू साक्षात्कार के बाद, वो ये है कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा आंकड़ों से ये साबित किया है इस किताब में कि 1000 साल में भी ऐसा नहीं हो सकता कि मुसलमानों की आबादी हिंदू या किसी भी मजहब से ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये असुरक्षा की भावना आप अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर जो भागवत जी कह रहे हैं कि 2051 से और 11 के बीच अगर ये भी रेट चलता है, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि अभी जो फैमिली प्लानिंग के जो मेथड्स हैं, जो तरीके हैं, उन्हें ज़्यादा मुसलमान अपना रहे हैं और अब जो 1.1 का रेशियो था वो 0.1 से और 0.4-0.5 हो गया है। तो वो घट रहा है, यानी कि जो आबादी का अनुपात था वो और घट रहा है। और उसके बावजूद भी अगर इस भी रेशियो से चलता है, तब भी वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे साल लगेंगे, उसके बावजूद भी आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, दूसरा जो मिथ बस्ट हुआ यहाँ पर, जो मिथ्य बात फैलाई जा रही थी, वो ये कि बहुविवाह, पॉलीगमी यहाँ होती है मुसलमानों में खासकर, इसलिए ज़्यादा बच्चे होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि सबसे कम जो एक से ज़्यादा शादियाँ करते हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात वो ये है कि राष्ट्रवाद या देश प्रेमी जितने भी लोग हैं, उन्हें इस बात का आज से समर्थन करना चाहिए कि मुस्लिम समुदाय और उसमें खासकर जो मुस्लिम महिला है, जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं, उनकी तालीम पर, उनकी शिक्षा पर, उनके विकास पर, उन्हें नौकरी देने में जितना ज़्यादा कैंपेन चलाया जाएगा, जितना ज़्यादा समर्थन होगा, उतना ज़्यादा जितनी भी आबादी का फ़र्क नज़र आ रहा है वो भी फ़र्क कम हो जाएगा, धीरे धीरे घट जाएगा। अगर ये होता है तो यही असली राष्ट्रवाद होगा। तो उम्मीद है कि अगली बार जब आप कोई बहस करेंगे, चाहे आपके ड्राइंग रूम में हो रही हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे हो रही हो, फेसबुक, ट्विटर पर वो बहस हो रही हो, उम्मीद आप ये करते हैं कि ये आंकड़े आप ज़रूर सामने रखेंगे और सिर्फ अपने एक बायसेस के बुनियाद पर नहीं, जो आपके पहले से ही निर्धारित जो विचार हैं उनकी बुनियाद पर नहीं, बल्कि आंकड़ों की, तथ्यों की बुनियाद पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एसवाई कुरैशी साहब। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।